नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं कोई सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223 फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी का स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। शेयर बाजार में आज जोरदार बिकवाली देखने को मिली और लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 60,000 के नीचे फिसला, वहीं निफ्टी 41 अंकों की गिरावट के साथ 17,619 के लेवल पर जाकर हुआ बंद। बैंक निफ्टी 111 अंकों की गिरावट के साथ 42,154 पर बंद हुआ। और बाजार की गिरावट में आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स आज काफी आगे रहे। और एडिटर स्टेक में अनिल जी अब बता रहे हैं कि बाजार लगातार 3 दिन से क्यों फिसल रहे हैं। यह हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां लगातार तीसरे दिन निफ्टी पर दबाव दिखा। 17,800 के ऊपर टिक जाने के बाद ऐसा लगा कि बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार तीसरा दिन ऐसा है जहां लाल निशान के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। आज 17,600 के बेहद करीब थोड़ा सा ऊपर बंद होता दिखा, 40 अंकों के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी पिछले 2 दिनों में निफ्टी की कमजोरी के बावजूद टिके रहने में कामयाब था और ऐसा लग रहा था कि गिरने को तैयार नहीं है। आज भी दिन भर ट्रेंड वैसा ही दिखाया, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की 100 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में भी आपको आती हुई नजर आई। लेकिन अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने 42,000 के लेवल को आराम से होल्ड किया। आज भी 42,150 के आसपास बंद हुआ, यानी कि रिस्क वाले लेवल से अभी भी बैंक निफ्टी काफी ऊपर है। लेकिन निफ्टी पर जहां अहम सपोर्ट है 17,500 का, उसकी तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। आज की क्लोजिंग 17,600 के आसपास थोड़ी ऊपर होती हुई दिखी है। वैसे ब्रॉडर मार्केट में एक्शन आज बेहतर था कल ही की तरह। कल तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर काफी चमके भी। आज भी ऐसा लगा कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन दिन के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कैश के शेयरों में भी आती दिखी, क्योंकि लगातार तीसरे दिन निफ्टी नीचे था। आईटी शेयर जो कल थोड़ी रिकवरी के मूड में थे, आज वापस से वहीं से ज्यादा दबाव बनता हुआ दिखा। और बैंक्स जो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे वो आज थोड़े से ठंडे हुए। खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर नजर आई। मेटल शेयर जरूर आज चमकते हुए दिखे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बाजार एक अच्छी तेज दौड़ लगाने के बाद, जो कि 1000 पॉइंट की निफ्टी पर हुई है, 3000 पॉइंट की बैंक निफ्टी पर हुई है, उसके बाद थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। न बड़ी तेजी का मूड है और न ही बड़ी कमजोरी के संकेत अभी तक आते हुए दिखे हैं। बाजार में सुस्ती का मूड और माहौल। संदीप जी, बाजार को आगे आने वाले दिनों में कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब एक ये बोलेंगे कि इतनी बड़ी एक तेजी आने के बाद और एक कंसोलिडेशन जरूरी है मार्केट के लिए, और वो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। और आज जैसा अनिल जी ने कहा कि बाद में मिड कैप स्मॉल कैप में भी शुरुआत में तो बढ़िया थे, वो दोनों प्लस में थे और वहां पे भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मार्केट्स कहीं ना कहीं देखिए रिजल्ट्स के सीजन में कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आईटी ने माहौल खराब किया है। टीसीएस, इंफोसिस जिस तरीके से टूटे हैं, और इंफोसिस में तो बहुत बड़ा क्रैक है, तो और बहुत बड़ा वेटेज भी है उस स्टॉक का, तो उसकी वजह से निफ्टी में तेजी नहीं दिख रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप वैसे बढ़िया कर रहे थे और मिड कैप इंडेक्स बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म भी किया है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन्वेस्टेड रहना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही अपनानी चाहिए। ऊपर का लेवल 17,800-900 एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह दिखता है, और नीचे मुझे ऐसा लगता है कि 17,400-500 ये एक रेंज है जहां पे सपोर्ट भी लेगा। बट ओवरऑल आई एम बुलिश इन द मार्केट्स, और मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाए। और आईटी स्टॉक्स ने माहौल खराब जरूर किया है, बट देखते हैं बैंक्स में एचडीएफसी के रिजल्ट्स बढ़िया थे, और इस वीकेंड पे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आएंगे, तो आगे का हफ्ता हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट से कहीं ना कहीं आगे डायरेक्शन लेगा। सो बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल्स बढ़िया कर रहे हैं, आईटी खराब कर रहा है, और आज एफएमसीजी में भी थोड़ी गिरावट थी अच्छी खासी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्वालिटी स्टॉक्स में ध्यान दें, क्योंकि रिजल्ट्स के सीजन में कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज अच्छे स्टॉक्स में मिलता है, तो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेशित रहें। और रिजल्ट सीजन में अननेसेसरी आप मतलब एडवेंचरस नहीं हो और रिजल्ट्स को प्ले करने की कोशिश नहीं करें। आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हो उनको ट्रैक करें और उनके रिजल्ट्स को जरूर से एनालाइज करें। ये बहुत जरूरी होता है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए।
बिल्कुल। संदीप जी, अब पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? पोजिशनली मुझे ऐसा लगता है कि शुगर स्टॉक्स अच्छा करेंगे। आप देखिए किस तरीके से शुगर की प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है मतलब हाईज पे हाईज बनाए जा रही है। तो मुझे लगता है कि शुगर स्टॉक्स, और आज बलरामपुर चीनी भी देखिए एक लीडिंग स्टॉक है, एफएनओ में है, वो भी अच्छा कर रहा है, काफी दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक को मैं लाया हूं और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया करेगा। फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक पसंद है, मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है। और अभी पोजिशनली अगर मैं बात करूं तो 372 के लेवल्स है, 398 410 का टारगेट लगाएं और 359 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज। ओके, दालमिया भारत शुगर पोजिशनल पिक के तौर पर संदीप जी की पसंद। और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए एक मैं बहुत ही बेहतरीन फार्मा कंपनी लाया हूं। फार्मा स्टॉक्स वैसे कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट एमएनसी कंपनीज फार्मा में मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। हमेशा से मैंने फाइजर को मैंने पहले भी रेकमेंड किया और आज भी मैं लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे जो लाया हूं वो स्टॉक है फाइजर। और देखिए सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से बहुत बढ़िया करेक्ट किया और मैंने दिवाली पिक के तौर पे भी स्टॉक को दिया था। तो 4662 रुपए का ऊपर का लेवल्स दिखा रहा है, उसके सामने आज हमें 3750 के लगभग ये स्टॉक मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया करेक्शन हुआ है और एक मतलब एमएनसी कंपनी, थर्ड लार्जेस्ट एमएनसी फार्मा कंपनी है इंडिया की और वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मा कंपनीज है। और गजब गजब के ब्रांड्स है कंपनी के पास, बिकोसूल, म्यूकेन, कोरेक्स, ये सब जेल्यूसिल हम सब यूज करते हैं। और वाइग्रा जैसी ब्रांड, ये सब कंपनी ये कंपनी बनाती है और बहुत बड़ी रिसर्च टीम के साथ ये कंपनी काम करती है वर्ल्ड ओवर एंड वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल फार्मा कंपनीज बोलूंगा मैं। तो पेरेंटेज का जो बेनिफिट है वो तो है ही, और इंडिया में भी इनका जो मार्केट कैप है वो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे, 17,000 करोड़ की सिर्फ ये कंपनी है। 32 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगता मुझे। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 12-13% के लगभग रही है और पिछले 4 साल में और ओवरऑल इन दिनों में डेट्स तो लाजमी कि इनके होता ही नहीं है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं कंपनी के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 33% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है और 23-24% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। तो आप ये देखिए ऐसे स्ट्रॉन्ग मार्जिन वाली कंपनियां, प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां बहुत कम होती है इकोनॉमी में, और फार्मा में कुछ मिलते हैं और उनमें से फाइजर जैसी ब्रांड अगर आपको मिलती है तो बहुत सस्ता लग रहा है। और टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है, 620 करोड़ का फैट। और प्रोमोटर्स की तो देखिए स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है ही है और एफआईआईज डीआईआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं शेयर्स। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लें और 3900 से लेकर 4050 4050 का टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। फाइजर लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक संदीप जी की पसंद। पहले कॉलर हमारे साथ है कर्नाटक बेलगाम से राहुल। स्वागत है आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मैंने ग्लैमा फार्मा लिया है 450 के भाव से। कब तक के लिए? 6 महीने के लिए। ओके, फार्मा स्टॉक्स की तो डिटेल में चर्चा हो ही रही थी इस स्पेस की। संदीप जी, इसमें ग्लेनमार्क फार्मा आपको कैसा लगता है? 6200 का मुनाफा है इनके पास, अभी खरीद जो इनकी है वो 450 की है। देखिए बहुत शार्प मूव आया इस स्टॉक में और मुझे समहाउ बहुत ज्यादा पसंद नहीं है ये स्टॉक। और फार्मा स्टॉक्स को लेकर, इंडियन फार्मा कंपनीज को लेकर हमेशा से जो रेगुलेटर्स के जो इश्यूज रहते हैं उसको लेकर डरे हुए रहते हैं, तो इसलिए और ज्यादा कॉशियस रहते हैं। बट यस, देयर इज नो हार्म इन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मैं डर रहा हूं तो कोई गलत है कंपनी में। बट फिर भी मैं होता तो मैं जनरली एमएनसी फार्मा कंपनीज को मैं रेकमेंड करता हूं, तो एबट फार्मा हो या फाइजर अभी नाम लिया, और यहाँ पे ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि इतना शार्प हाइक के बाद मतलब एक करेक्शन लाजमी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वहां पे कॉशियस हो सकते हैं क्योंकि कंपनी में डेट्स भी है और ओवरऑल मूव्स जो आते हैं स्टॉक में काफी वॉलेटाइल मूव्स आते हैं और इनके प्रॉफिट्स हो रहा है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें और स्विच कर जाए। अगर फार्मा सेक्टर के साथ रहना है तो जो मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे फाइजर दिया वहां पे स्विच कर सकते हैं। जी सर, अगले कॉलर चंडीगढ़ से विनोद हमारे साथ है। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, मैंने 1000 शेयर खरीदे थे स्पाइस जेट के एट द रेट ऑफ 66।
तो अभी आपसे थोड़ा कब- कंसल्ट करना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए। ओके, 66 की खरीद, एकदम आधा हुआ शेयर का दाम, 33,000 के नुकसान पर। क्या करें सर? देखिए पिछले कई क्वार्टर से कंपनी, आप मान लीजिए कोरोना के बाद तो लॉसेस में है ही है, और जब भी क्रूड ऑयल तेज होता है तो ये कंपनियां ब्लीड करने लग जाती है। हालांकि इंडिगो सर्टेनली एक लीग से बाहर है कंपनी, बाकी स्पाइस जेट हो या और दूसरे अनलिस्टेड पीयर्स भी इनके हो, वो सब अच्छा नहीं कर रही है। तो मैं थोड़ा सा वैसे ही कॉशियस रहता हूँ। मैं एविएशन स्टॉक्स को जनरली ट्रेडिंग के लिए बोलता हूँ, और इट कैन बी अ गुड सरोगेट प्ले फॉर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के सामने इसको प्ले कर सकते हो, और अभी हालांकि स्टेबलाइज कर रहे हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस, और बहुत ज्यादा तेजी आएगी ऐसा भी नहीं लगता है, एक लेवल पे रहेगा, रेंज बाउंड हो रखा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनके स्टॉक में बाउंस आ जाए। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजरें रखें, और थोड़ा इनको ट्रेडर मेंटालिटी के साथ आगे के लिए ध्यान रखें कि एयरलाइन स्टॉक्स में अगर आते हैं तो ट्रेडिंग मेंटालिटी के साथ आइए। ये इन्वेस्टिंग के लिए ये स्टॉक्स नहीं है। थोड़ा बहुत अगर है क्वालिटी, अगर दमखम है, तो वो इंडिगो में है। तो हो सकता है कि इंडिगो से इनका कुछ लॉसेस निकल जाए और यहाँ पे बाउंस आए तो यहाँ से निकल जाए। और एविएशन स्टॉक्स के लिए आगे के लिए ध्यान रखें कि हम ये एंटर नहीं करें। और दूसरा कोई सेक्टर, जैसे कि मैंने फार्मा भी सुझाया, मुझे अभी बिल्डिंग मटेरियल्स वाले सेक्टर स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, सीमेंट अच्छा लगता है, ऑटो इंसिलरी, ऑटो स्टॉक्स, वहां पे ध्यान दें। सो एक बार के लिए एग्जिट ऑन बाउंस है, हालांकि लॉस बहुत बड़ा है मैं मानूंगा, और यहाँ बाउंस भी बहुत फास्ट आता है स्पाइस में, ये भी ध्यान रखें। तो कोशिश कीजिएगा जहां पे भी लॉसेस मिनिमम हो वहां से निकल के दूसरे स्टॉक में स्विच करें। जी सर, दिल्ली से एसएस डगर हमारे साथ है, स्वागत करते हैं। क्या स्टॉक है आपका? सर मेरे पास दो स्टॉक हैं, एक टीएन पेट्रो, आईजी पेट्रो, एक ही ट्रेड के हैं। तो इनमें मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 1.5-2 साल हो गया है, एंड आई एम एट लॉस। तो इसमें क्या किया जाए? एग्जिट कर लें या फिर ओके, लॉन्ग टर्म के, ओके, हाँ या बिल्कुल ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं हमारे, बहुत भारी नुकसान। सर क्या करें स्टॉक्स में? देखिए टीएन पेट्रो तो वेरी फ्रैंकली मैंने भी रेकमेंड किया हुआ है ये स्टॉक, और ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुआ हुआ है और सब कुछ बढ़िया है। मुझे नहीं लगता कि कहीं को इनको डरना चाहिए। एक तो स्पिक ग्रुप की है, और टिडको मतलब तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका प्रोमोटर है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, कंपनी में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी में डेट्स भी नहीं है, एक जीरो डेट कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से देखिए, चूंकि जिस प्रोडक्ट में ये लैब और ये बनाते हैं, तो वहां पे और कास्टिक सोडा वगैरह में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहती है प्राइसिंग को लेकर भी, तो इसकी वजह से भी ये करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहें। मुझे लगता है कि भाव आएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, बुक वैल्यू से नीचे ये स्टॉक चल रहा है, और बीच में कुछ क्वार्टर्स बहुत ही बेहतरीन गए थे, उसके बाद नॉर्मल क्वार्टर्स जा रहे हैं। लो मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है वो भी मार्केट सस्ती देता है, 7-8 के P मल्टीपल वाला स्टॉक है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, जीरो डेट कंपनी, डिविडेंड डील अच्छा, ये सब चीजें पॉजिटिव में जाती है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। जी सर, इंदौर से आभास अग्रवाल हमारे साथ हैं, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर मेरे पास महिंद्रा स्पेस लाइफ 2000 शेयर है, 460 की परचेज है। इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे थे, इसको होल्ड करें या लॉस बुक करें? 1,95,000 का नुकसान, 460 की खरीद, बताइए संदीप जी। देखिए ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स रहता है। रियल एस्टेट की बात होती है, और मैंने लास्ट टाइम बजट का शो जब हम स्टूडियो से कर रहे थे तो मैंने महिंद्रा लाइफ स्पेसेस दिया था, और बहुत बड़ा मूव आया भी था। और सरकार जनरली एसईजेड को लेकर काफी चिंतित भी है, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी, जितना एक्सपेक्टेशंस थी एसईजेड से, उतना नहीं आया। और ये कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को मैंने देखा हुआ, जयपुर में इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, चेन्नई में है, और प्लस ये लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में और इनके मतलब रियल एस्टेट में, रियल्टीज में काफी काम है। तो मेरे हिसाब से इतना करेक्ट हो चुका स्टॉक, होल्ड करना चाहिए। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, रियल एस्टेट स्टॉक्स आर डूइंग वेल, और कहीं ना कहीं जो देश DESH पॉलिसी की जो बात चल रही है एसईजेड के जगह पे, उन सब की जो पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये सब
सालों में आने में दिखेगा और डीटीए में कन्वर्ट हो रहे हैं। कई इनके जो प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही थी, जो लैंड नहीं बिक रही थी, तो सरकार ने डीटीए में कन्वर्ट करने का जो कुछ पॉलिसीज निकाले हैं, उन सबको देखते हुए लगता है कि दिस कंपनी विल डू वेल और मेरे हिसाब से होल्ड करें। और भाव ऊपर का लेवल देखिए बहुत अच्छा दिखाया हुआ है स्टॉक ने, करीब 555 मतलब 550 के लेवल्स दिखाए हुए, उसके सामने इस लेवल पे निकलना समझदारी नहीं रहेगी, तो होल्ड करें और बाउंस पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर ले तो कोई बुराई नहीं। होल्ड महिंद्रा लाइफ साइंसेज पे संदीप जी की राय। दिल्ली से सीबी अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास IDFC 3400 शेयर्स हैं, 53.58 की बाई पे, करीब 3 ईयर से होल्ड कर रहे हैं, तो शुड भी स्टे और एग्जिट करना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक इनके पास है संदीप जी, क्या करें? नहीं, होल्ड करें, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और ये कंपनी भी देखिए मैनेजमेंट की क्वालिटी को लेकर मार्केट बहुत इम्प्रेस्ड रहता है और एग्रेसिव मैनेजमेंट है, काम भी काफी कर रही है। क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कुछ रिवोल्यूशनरी इन्होंने प्रोडक्ट निकाला हुआ है। सो मुझे लगता है कि होल्ड करें और करेक्ट हुआ है ऊपर से और अच्छा बेस भी बना चुका है, तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत थोड़े से क्लोजिंग के वक्त तो ढीले ही थे। डाउ फ्यूचर्स पर हम लगभग 165 तक नीचे थे, तो नेस्डैक फ्यूचर्स पर 110 पॉइंट नीचे, यानी कि अमेरिका में एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन की आशंका है ही। और कल बाजार बंद होने के बाद जो अमेरिका में नेटफ्लिक्स के नतीजे आए थे, उसकी वजह से फ्यूचर्स का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, कल डाउ फ्यूचर्स क्या संकेत देते हैं। लेकिन हमारे अपने ट्रिगर्स में देखना है, वापस से 2 दिनों से एफआईज की थोड़ी तरफ से थोड़ा सा जो खरीदारी बंद करना और बिकवाली शुरू करना नजर आ रहा है, वो भी बाजार का मूड थोड़ा सा ढीला कर रहा है। अब नज़र आपकी एक ही चीज़ पर होनी चाहिए और वो है 17,500 का लेवल। जब तक आप 17,500 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहे हैं तब तक तो बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन 17,500 के नीचे जाकर अगर निफ्टी बंद होता है तो थोड़ा सा मामला आगे के लिए खराब हो सकता है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,500, 17,550। ऊपरी स्तरों पर 17,700 से 17,750 की रेंज हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी। कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, तो आज छोटी रेंज में रहने के बाद कल थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ने की आप उम्मीद कर सकते हैं। वैसा ही ट्रेडिंग सेशन आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे। जो बैंक निफ्टी के लिए कल रेंज है बहुत ही छोटी सी दिख रही है, 42,000 42,300, इसी रेंज में दोनों तरफ पोजीशन बनी है। लेकिन चूंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है और बैंक निफ्टी एक बड़ा मुंह दिखाने की कोशिश कर भी सकता है, तो 42,000 के नीचे निकलकर बैंक निफ्टी टिकता है तो 41,800 से 41,600 तक का रास्ता नीचे खुलता है, और 42,300 के ऊपर निकलकर अगर टिकता है तो 42,500 से 42,600 तक की एक तेजी बन सकती है। तो बैंक निफ्टी पर कल ज़्यादा नजरें होनी चाहिए, एक बड़ा मूव देने को तैयार है। अगर ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिल गया तो फिर से रिकवरी होकर मजबूती होगी, और अगर ग्लोबल मार्केट ज़्यादा खराब हो गए तो कल 42,000 को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा, आज एफआईज के आंकड़े भी देखने इंपॉर्टेंट होंगे। 2-3 दिनों से जो एफआईज ने हाथ खींचा है, अगर आज बिकवाली के बड़े नंबर्स आते तो ऊपरी स्तरों पर वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? जी देखिए, निफ्टी हल्का सा गिरावट हुई और दायरे में फंसा है। पिछले 3 दिनों से हल्का सा ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली हुई है, तो कहीं ना कहीं बाजार वापिस थोड़ा अटक रहा है और काफी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा। 17,666 के ऊपर निफ्टी निकले तो स्टेबिलिटी आएगी। और अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी में 42,000 का सपोर्ट है और वहाँ पे थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो एक तो मेटल और फाइनेंशियल पे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू हम रख रहे हैं। जिंदाल स्टील पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिंदाल स्टील 520 की कॉल ली जा सकती है। इसको हल्के से डिप में लें, 10 से 11 का सपोर्ट रहेगा, 20 रुपए के अपसाइड के टारगेट रहेंगे। दूसरा रहेगा चोला फाइनेंस, 850 के लिए हल्के से डिप में लें, 5 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में डबल होकर 20 रुपए तक के टारगेट छू सकते हैं। जी धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए आपका। और कल के बाजार में कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी आपकी संदीप जी?
एक्सिस बैंक, जैसा कि मैं कह रहा था, बैंक्स मुझे ठीक लगते हैं और 872 पे क्लोजिंग थी, 885, 890 का टारगेट लगाए, 858 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे एक्सिस बैंक। जी, धन्यवाद करेंगे संदीप जी आपका हमारे साथ खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।